हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइकोड्रामा। एक दिन प्रोफेसर मनोज कुमार अपने स्टूडेंट के साथ साइंस की क्लास ले रहे थे। तभी किसी बात पर वो कहते हैं, मुस्लिम व्यक्ति कभी भी इस देश का नहीं हो सकता। वो खाते हिंदुस्तान का है और अदा पाकिस्तान को करते हैं। सर की ये बात सुनकर एक स्टूडेंट खड़ा होता है और उनसे कहता है, सर आप मुस्लिम समुदाय के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुसलमानों का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि भारत की अखंडता और प्रभुता बनाए रखने में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। ये सुनकर प्रोफेसर मनोज कुमार काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उस स्टूडेंट से कहते हैं, चुप करो, ये मजाक का वक्त नहीं है। बाद में स्टूडेंट पर्सनली प्रोफेसर मनोज कुमार के ऑफिस में आकर कहता है, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप मुसलमानों को लेके इतने गुस्से में क्यों हैं? प्रोफेसर मनोज कुमार कहते हैं, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर तुमने पूछा है तो आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आज से कई साल पुरानी है, जब मैं कश्मीर में रहा करता था तब की। जन्नत है ज़मीन पे कहीं, यहीं पे है हम कश्मीर में मैं अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। लोग हमें कश्मीरी पंडित की तरह जानते थे। मैं काफ़ी शरारती बच्चा था। मैं कश्मीर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। मुझे स्कूल जाना बेहद पसंद था। इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ना पसंद है, जबकि इसलिए क्योंकि मेरे स्कूल में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तभी एक दिन स्कूल में एक नई लड़की आती है जिसका नाम है प्रियंका। हम सब उसे देखते ही रह जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल का हर स्टूडेंट उस पे लाइन मारता है, लेकिन वो किसी को भाव ही नहीं देती है। ये जानकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर उससे बात कैसे करूँ। फिर अगले दिन मैं प्रियंका के फ्रेंड से बात करता हूँ। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ तुम मेरी फ्रेंडशिप प्रियंका से करवा दो, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन वो मुझे मना कर देती है। लेकिन बाद में शायद मेरा दुखी चेहरा देख, मुझे बेचैन देख वो मान जाती है। उसका दिल पिघल जाता है। फिर वो मेरे पास आकर कहती है, मैंने प्रियंका से तुम्हारे बारे में बात कर लिया है। तुम लंच के बाद उससे केमिस्ट्री लैब में मिल लेना। ये लंच ब्रेक मुझे अपनी लाइफ का सबसे लंबा लंच ब्रेक लगने लगा। हे भगवान, ये लंच ब्रेक जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन लंच के बाद लैब में उससे मिलने पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैंने शायद कभी भी किसी से इतना खुलकर बात नहीं किया, इसीलिए जब मैं उसके सामने जाता हूँ तो घबरा जाता हूँ। मगर कहीं ना कहीं वो समझ जाती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? क्या कहा तूने? मैं उस दिन कुछ बोल तो नहीं पाया, लेकिन मैं समझ गया कि वो मुझसे प्यार करती है। अब धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ने लगा। हमारी बातें आंखों ही आंखों में होने लगी। धीरे धीरे हमारी बातें मुलाकातों में बदलने लगी। कच्ची हवा कच्चा धुआं गुल रहा, कच्चा सा दिल लम्हे नए चुन रहा। मैं साया बनूं, तेरे पीछे चलूं, चलता रहूं। मगर जिस समय मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था, उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का भी कश्मीर की ओर प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो कश्मीर को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी, क्योंकि ये तो जग जाहिर था कि पाकिस्तान कभी भारत की आर्मी का मुकाबला करके कश्मीर को नहीं जीत सकता है। इसीलिए बेनजीर भुट्टो ने एक चाल चली। वो कश्मीर के मुसलमानों को हिंदू पंडितों के खिलाफ भड़काने लगी और कश्मीर के मुसलमानों को आतंकवादी बनने के लिए उकसाने लगी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है। वो लड़ना भी जानते हैं। यहाँ तक कि अपने भाषण में बेनजीर भुट्टो ने उस समय के गवर्नर मिस्टर जगमोहन तक को धमकी दे डाली। मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो समझते हैं कि अवाम
अंत में भड़काने के लिए वो कहती हैं, कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी आजादी। उनके इस भाषण की वजह से कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथी ने तूल पकड़ लिया। माइक में आजान की जगह कश्मीरी पंडितों के वादी छोड़कर जाने की घोषणा होने लगी। अलगाववादी घरों के बाहर पोस्टर चिपका लेते हैं जिस पर लिखा होता है, यहाँ केवल निजाम मुस्तफ़ा को मानने वाले ही रहेंगे। उसके अलावा कश्मीरी पंडित 1 महीने के अंदर कश्मीर छोड़कर निकल जाएं और अपनी बहू बेटियों को हमारे लिए यहीं छोड़ दें। और अगर किसी समुदाय ने कश्मीरी पंडितों को पनाह दी तो उसके घर को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये सुनकर हम काफ़ी डर गए, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमें हौसला दिया और कहा कि अगर कुछ बुरा होता है तो आपके साथ हम हैं, आप डरे ना। उनके हौसले के कारण ही मैं बिना डरे स्कूल जाने लगा और कई दिन बाद प्रियंका से मिलने की खुशी को मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। और जब मैं उस दिन की क्लास पूरी करके वापस घर आता हूँ तो मैं पूरा दिन यही सोचता हूँ कि अब मैं प्रियंका के सामने अपने प्यार का इजहार कैसे करूँ, उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। और जब मैं अगले दिन स्कूल जाता हूँ तो वो मुझे बताती है कि कल 20 जनवरी को उसका जन्मदिन है। ये बात सुन के मैं मनी मन झूम उठता हूँ, क्योंकि अब मुझे एक मौका मिल गया है उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने का। ये सुन के मैं बहुत खुश होता हूँ। उस दिन जैसे ही स्कूल खत्म होता है मैं कल उसके सामने अच्छा दिखने के लिए मार्केट से कपड़ा लेने चला जाता हूँ, जहाँ मुझे दुकानदार कहता है अगर प्रेम का इजहार करना है तो गिफ्ट ज़रूर ले लेना। मैं गिफ्ट शॉप में जाता हूँ मगर वहाँ मुझे कोई गिफ्ट पसंद ही नहीं आता है, इसलिए मैं खुद ही उसके लिए गिफ्ट बनाता हूँ। अब बस मुझे इस लंबी रात का ख़त्म होने का इंतजार है ताकि कल फाइनली मैं उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर सकूं, उसे बता सकूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। गुड नाइट माँ। अलगाववादियों ने जो कहा वो कर दिखाया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के घरों पे हमला कर दिया। अलगाववादियों ने हमारे घर में घुसकर गोली चलाने लगे। कई मासूमों निर्दोषों की जान लेने लगे। हर तरफ गोलियां ही गोलियां। उन्होंने लाशों का अंबार लगा दिया। उन्होंने भीषण नरसंहार मचा दिया। आओ जन्नत में जहन्नम का नजारा देखो, किस तरह बर्फ से उठता है शरारा। इन सब के बीच हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने में बिजी थे, इसीलिए पुलिस और आर्मी को सपोर्ट ना मिल पाने के कारण आर्मी कट्टरपंथियों के सामने लाचार हो गई। अलगाववादी हमारे घर में घुसकर हमारी बहू बेटियों के साथ शोषण करने लगे, उनका रेप करने लगे। मेरी बेटी को छोड़ दो आप लोग। अलगाववादी रेप करने के बाद उनके पति को उनके सामने मार देते और उन्हें रेप कैंप में भेज देते। और जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा था कि वो हमारा साथ देंगे, वो सिर्फ झूठे वादे थे। यही नहीं, उन्होंने अलगाववादियों को सारे कश्मीरी पंडितों के घरों का पता बता दिया ताकि अलगाववादी कश्मीरी पंडितों के घर को चुन चुन कर निशाना बना सकें। आतंकियों ने हमारे कश्मीरी पंडितों घर को पूरा नस्तनाबूद कर दिया। 20 जनवरी को 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना घर बार, अपनी हवेली, सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए।
जाए तो जाए कहाँ। निकलने से पहले मैं प्रियंका के घर जाता हूँ ताकि उसे भी अपने साथ लेकर वादी छोड़ दूँ। लेकिन जब मैं उसके घर पहुँचता हूँ तो पूरा घर सुनसान पड़ा रहता है। उनका एक मुस्लिम पड़ोसी बताता है कि कल रात को यहाँ हमला हुआ था, शायद वो सब उसमें मारे गए। जब मुझे पता चलता है कि वो मर गई है तो ये सुनकर मैं बहुत टूट जाता हूँ। मैं उससे अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया। उस समय कश्मीर के हालात बद से बदतर होने लगे। अलगाववादियों ने हमारा घर छीनकर हमें भिखारी बना दिया और हमें एक ऐसे नर्क में झोंक दिया जहां हमारे रहने का कोई ठिकाना ही नहीं था, जहां कई बच्चों की मौत सांप काटने से हो जाती थी क्योंकि हमारे लिए कोई चिकित्सा सेवा ही उपलब्ध नहीं थी। इसी कारण कैंप से निकलकर कई कश्मीरी पंडित भारत के अलग अलग कोने में जाने लगे। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं दिल्ली जाकर पढ़ाई करूंगा ताकि शिक्षित होकर देश को इस्लामिक कट्टरपंथी के बारे में और कश्मीर में हो रहे जुल्म के बारे में लोगों को बता सकूं। 15 साल बाद फाइनली मैं दिल्ली आ जाता हूं। और यहाँ देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू में आकर एडमिशन ले लेता हूँ। साथ ही मैं यहाँ जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी हूँ। हमारे पास स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम आती हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते। जेएनयू में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत होती तो हम हमेशा आगे बढ़कर उसकी मदद करते थे, चाहे किसी मजदूर को कोई चिकित्सा सेवाएं दिलानी हो या किसी महिला के साथ छेड़खानी हुई हो, हम जुल्म को कभी नहीं सहते हैं। इसके अलावा मैं जेएनयू में पढ़ाई पर भी काफ़ी ध्यान देता हूँ क्योंकि शिक्षा ही हमें असली समाज सुधारक बनाती है। उसी समय जी न्यूज़ कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार पर एक स्टोरी रन करता है। हमसे कोई टक्कर लेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे बदला लेंगे जैसे आज उन्हें हमको किया है, हम उनको परसों हिंदुस्तान से ही भगा देंगे। जब मैं पेपर में उनकी स्टोरी देखता हूँ तो मैं काफ़ी दुखी हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका की फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि वो जिंदा है। मैं तुरंत उस स्टोरी के एडिटर का नंबर नेट पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उससे फ़ोन पर बात कर सकूँ। और नंबर मिलने पर मैं उसे कॉल करके स्टोरी के बारे में पूछता हूँ। वो मुझे बताता है कि उस लड़की की फ़ोटो उसने सनशाइन हॉस्पिटल से लिया है जो दिल्ली में है। मैं उससे मिलने के लिए दिल्ली के उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उससे क्या कहूँगा जब मैं मिलूँगा कि मैं उससे 15 साल बाद मिल रहा हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ तो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए मैं उसे पूरे हॉस्पिटल में खोजने लगता हूँ। हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है, दर्द तुम्हारा बदन में मेरे। तभी मैं जब एक गेट खोलकर अंदर जाता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे सामने वो लेटी हुई है। कितनी बड़ी हो गई है वो, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं उसको इतने साल बाद देख खुद को संभाल नहीं पाता हूँ और रोने लगता हूँ। मुझे रोता देख वो भी रोने लगती है। तभी मैं प्रियंका के पास बैठकर उसको हौसला देने लगता हूँ। तभी वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है और मैं देखता हूँ कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। मैं चौंक जाता हूँ कि उसके हाथ बंधे क्यों हुए हैं। मैं उसे तुरंत खोलने की कोशिश करता हूँ। मैं सोच नहीं पाता हूँ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तभी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरे कमरे में आ जाते हैं जिनसे मेरी काफ़ी बहस होती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर आपने इसके हाथ क्यों बांधे हैं, लेकिन वो मुझे गुस्से में बाहर जाने को कहते हैं। उनकी माँ मुझे बताती हैं कि जब कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा हमला हुआ था तो उनसे अपनी आबरू बचाने के लिए हम अपने घर के पास के कुएं में कूद गए, लेकिन दुर्भाग्य से हम जिंदा बच गए। और जब हम बाहर निकले तो हमने इतना नरसंहार देखा कि प्रियंका का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और तब से आज तक उसका दिल्ली में इलाज ही चल रहा है।
जब मुझे ये पता चलता है तो मेरा दिल चकनाचूर हो जाता है। आँखों के आगे लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयाँ। तभी जेएनयू में मुझे एक रैली को संबोधित करना होता है, लेकिन मैं अंदर से इतना टूटा हुआ होता हूँ कि मैं कश्मीरी पंडितों के आज़ादी के लिए बात करने लगता हूँ। निजाम मुस्तफ़ा से आज़ादी, अलगाववाद से आज़ादी, आतंकवाद से आज़ादी, कश्मीरी पंडितों की आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। मगर भारत सरकार के कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि कश्मीरी पंडितों का कड़वा सच दुनिया के सामने आए, इसीलिए वो मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। देश का मीडिया मेरे भाषणों को देश विरोधी नारे कहकर मुझे एंटी नेशनल बना देता है। इसी कारण मुझे पुलिस पकड़ लेती है और जेल में पुलिस मेरे साथ काफ़ी बर्बरता से व्यवहार करती है। मगर जेएनयू के कई लोग मेरे सपोर्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण सरकार को लीगल इश्यूज के कारण मुझे बेल पर छोड़ना पड़ता है। बेल मिलने के बाद मैं प्रियंका से मिलने जाता हूँ, लेकिन मुझे पता चलता है कि कई समय से मानसिक रोग से लड़ते हुए आज उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हो गई है। मैं एक बार फिर उससे मिलकर भी जुदा हो गया, फिर मैं उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। मैं जानता हूँ इसमें मुस्लिमों की कोई गलती नहीं है, मगर जिनकी है वो कश्मीर में राज कर रहे हैं। अब मेरा क्या होगा।